हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे ClF3 मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था NH3 मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन और H2O मॉलिक्यूल का। आज हम डिस्कस करेंगे ClF3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको उन दोनों मॉलिक्यूल की शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन तब बताया था, तो मैंने वहां पर आपको एक फॉर्मूला बताया था, वही सेम आज यहाँ पर है। वैसे तो आप किसी भी एक मॉलिक्यूल का शेप निकालना सीख जाओ, ज्योमेट्री निकालना सीख जाओ, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओ, तो बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स आपको इजी ही लगेंगे। तो अगर आपने पुरानी वाली दोनों वीडियो देख रखी है, दोनों NH3 और H2O वाली, तो ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है, एक समझ में आ जाता है तो बाकी के सभी एक ही तरीके से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार देखिए। सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम से यहाँ पर मतलब है कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि इसका सेंट्रल एटम है क्लोरीन, तो जो सेंट्रल एटम है उसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो होते हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर दे रखा है प्लस नेगेटिव चार्ज, यानी कि मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उस चार्ज को इसमें प्लस करेंगे। फिर दे रखा है माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस करेंगे, और कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस करेंगे। प्लस मोनोवैलेंट एटम, देखिए मोनोवैलेंट एटम होते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और मोनोवैलेंट एटम वो एटम होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो चलिए फॉर्मूला लगा करके हम निकालना सीखते हैं ClF3 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है ClF3 मॉलिक्यूल, इसका निकालना है हमें हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हाफ, फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा है? क्लोरीन। और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्योंकि क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2 8 7। तो लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। प्लस इस पर कोई भी ना तो नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद है मोनोवैलेंट एटम। तो क्लोरीन के पास मोनोवैलेंट एटम है, क्या है? फ्लोरीन। कितने हैं? 3। तो प्लस मोनोवैलेंट एटम। अब क्या करेंगे इसको? अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ गया 10, और ये कट हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ पर निकल के आ गया 5 क्या निकल के आया है यहाँ पर? 5 निकल के आया Z। तो Z निकल के आ गया यहाँ पर 5। तो देखिए अगर Z 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 5 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। तो यहाँ पर 5 आया है Z, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। ठीक है, वैसे मैं आपको पहले ही NH3 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल को तब कराया था, तो मैंने ये आपको नोट करा दिए थे ये सारे, तो आई थिंक कि आपको ये सारे याद होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्री। अब देखिए, अब हम इसकी निकालना सीखेंगे ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया? sp3d। अब इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे। तो ज्योमेट्री निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। उसमें से उसने बॉन्ड पेयर कितने बना रखे हैं, यानी कि क्लोरीन के पास है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। अब उसने 7 इलेक्ट्रॉन में से अपने 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी कर रखे हैं। मीन्स कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हुए? 3, क्योंकि क्लोरीन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने में बिजी कर रखे हैं, इसलिए क्लोरीन के पास बॉन्ड पेयर हुए 3। अब क्लोरीन के निकालने हैं हमें लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालते हैं वैलेंसी माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/2। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास वो है 2। तो क्लोरीन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 2। अब आइए इसकी बना लेते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि हमें क्लोरीन के बॉन्ड पेयर पता चल गए, क्लोरीन के लोन पेयर पता चल गए। अब हम क्या बताएंगे? इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे। तो देखिए ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्लोरीन बनाएंगे,
इसके बाद क्लोरीन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो देखिए जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था क्लोरीन के पास बॉन्ड पेयर है 3, तो 3 फ्लोरीन हमने यहाँ पर अटैच कर दी, क्योंकि क्लोरीन के से कौन अटैच है, 3 फ्लोरीन अटैच है। उसके बाद क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है क्लोरीन के पास 2, तो 2 हमने यहाँ पर लोन पेयर बना दिए। अब देखिए, अब ये जो क्लोरीन है उससे 3 एटम्स अटैच हो गए हैं और 2 लोन पेयर हो गए हैं। तो अब ये है ClF3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री। ये है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और इसके बीच का एंगल है 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखते हैं इसकी शेप क्या होगी। शेप में हम कभी भी लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अगर इसमें से हम इन लोन पेयर को हटा दें तो ये उसकी शेप हो जाएगी और इसके बीच का एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसकी शेप क्या होगी। तो शेप में सिर्फ देखे जाते हैं कि उस जो भी सेंट्रल एटम है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर को शेप में इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये क्या बन गई, ये हो गई शेप। और इस शेप के बीच का एंगल हो गया 87.6 डिग्री। और ये शेप कैसी दिख रही है आपको, अगर आप ढंग से देखें तो आपको ये टी जैसी शेप दिख रही है, यानी कि टी शेप्ड है। शेप कैसी है इसकी, टी शेप्ड शेप है टी, और एंगल है उसके बीच का 87.6 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ज्योमेट्री ये वही दे रखी है, ज्योमेट्री ये है जिसमें लोन पेयर को भी इंक्लूड किया गया है, और शेप इसकी ये है जिसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं किया गया है। शेप में सिर्फ और सिर्फ देखा जाता है बॉन्ड पेयर को, और ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको पता चल गया। ज्योमेट्री में जो एंगल था वो था 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, लेकिन शेप में जो एंगल है वो है 87.6 डिग्री।